देखो क्लाइमेट चेंज में आगे बढ़ते हैं आज। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, आईएसए वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा। अब आज देखो, आज के टाइम पे जब हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पहले समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग, जब भी किसी प्रोजेक्ट को बनाना होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होती है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग हमें देखना होता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो आज के टाइम पे हम भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहा है, दुनिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर रहा है। सोलर अलायंस की बात कर रहा है का मतलब है कि दुनिया जो है वो चाह रहा है कि सूरज की रोशनी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए। उसके लिए क्या होते हैं? सोलर सेल होते हैं। ठीक है, कई सारे सोलर सेल लगा करके एक मॉड्यूल बनता है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देखो कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, देखो सोलर सेल बनाने के लिए ना जो प्राइमरी, जो सबसे पहले जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो होता है सिलिकॉन वेफर। ठीक है, सिलिकॉन वेफर, दुनिया का 97% सिलिकॉन वेफर अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। समझ पा रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग कितना कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह पे। ठीक है, दुनिया का 97% सिलिकॉन वेफर जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है, पहला। उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, सोलर मॉड्यूल होते हैं, ये ज़्यादा बहुत हैविली चाइना में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो ये जो चाइना का डोमिनेंस है ना, और याद रखना चाइना इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा नहीं है। अब ये जो चाइना का जो डोमिनेंस है ना मेरे भाई, इसके एक फ़ायदे हैं और एक नुकसान है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि चूंकि चाइना हैविली मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए आज के टाइम पे बहुत हद तक सोलर टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हुई है। मान लो कि अगर चाइना मैन्युफैक्चर नहीं करता बड़े स्केल पे, ठीक है, तो क्या होता है? चीज़ें बहुत महंगी होती, सोलर सेल्स बहुत महंगे होते। ठीक है, ये खास करके सोलर सेल्स को जहाँ डेवलपिंग नेशंस बड़े पैमाने पे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, है कि नहीं? तो कोई मान लो कि भाई कोई एक आदमी बहुत सारा मिठाई अगर बना रहा है, बहुत हेवी प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कम होगा, है ना? और अगर नहीं बनाएगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगा। तो एक फ़ायदा तो ये है कि चूंकि चाइना हेवीली मैन्युफैक्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए आज के टाइम पे इसके कॉस्ट कम हुआ है, सोलर टेक्नोलॉजी का कॉस्ट डाउन हुआ है, गिरा है, जिसके वजह से देश जो डेवलपिंग नेशन है, खास करके जो गरीब देश है, वो इसको अडॉप्ट करने का सोच सकते हैं, खरीदने का सोच सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लगाने की सोच सकते हैं। पहली बात। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि चूंकि चाइना में ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबल देशों की बढ़ जाती है। ठीक है, ट्रेड समझना, जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज देशों की बढ़ जाती है। मतलब कि मान लो कोई देश चाइना बना रहा है, मतलब चाइना से खरीदना पड़ेगा किसी दिन, और चाइना से खरीदना पड़ेगा किसी दिन। चाइना उस देश से नाराज़ हो गया, या चाइना का किसी के साथ युद्ध हो गया, चाइना देने से इनकार कर दिया, तो फिर उस देश का क्या होगा? तो मान लो आज के दिन में कोई एक देश है, मान लो कोई देश है एक्स, या फिर मान लो कि कोई अफ्रीकन कंट्री है, मान लो तंजानिया। तंजानिया ने क्या किया? ठीक है, तंजानिया ने क्या किया, बोला कि भाई जैसे मान लो भारत आज के टाइम पे इन्वायरमेंटल गोल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है। ठीक है, भारत बहुत बड़ी बातें कर रहा है कि 2030 तक जो है हम 50% इलेक्ट्रिसिटी करंट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने क्या किया? भारत ने बोला, अब भारत का भी एक प्लान भी है, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। समझना ध्यान से, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान में भारत क्या कह रहा है कि 2027 तक भारत कोई भी ऐसे पावर प्लांट नहीं बनाएगा जो फॉसिल फ्यूल से चले, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो भारी पैमाने पे, ऐसा कोई भी नया पावर प्लांट भारत नहीं बनाएगा। इसको कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो कि 2027 तक है, कि 2027 तक हमें कोई भी नए पावर प्लांट नहीं बनाने जो कि फॉसिल फ्यूल पे चलता हो। अब समझना कि चाइना जो है हैविली मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब भारत भी तो चाइना से खरीदेगा। जब तक भारत खुद से डेवलप ना करे या दूसरे देश डेवलप ना करे, भारत चाइना से खरीदेगा। कल दिन भारत ने क्या किया? समझ जाओ एक सिचुएशन, भारत ने सारे पावर प्लांट बंद कर दिए, ये बहुत सारे पावर प्लांट बंद कर दिए, उस चाइना से ले करके बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट बना दिया। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई, सभी लोग मज़े ले रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का। कल दिन चाइना नाराज़ हो गया और सोलर पैनल देने से इनकार कर दिया, उस वक्त क्या होगा?
उस वक्त तो भारत के लिए बड़ी विपदा आ जाएगी फिर। तो कहने का मतलब है, और यही चीज़ अगर कहीं और भी मैन्युफैक्चर होता, तो अगर चाइना नाराज होता तो हम दूसरे देश से खरीद लेते, है ना। तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना। तो चूंकि चाइना में ही ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो जियो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि कल दिन अगर वो देश देने से इनकार कर दिया, नाराज़ हो गया, किसी भी तरीके की इशू हो गई, तो फिर उस देश का क्या होगा जो देश चाइना पर निर्भर कर रहा है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो एक एडवांटेज तो ये है कि चाइना के ओवर प्रोडक्शन की वजह से चीज़ों का कॉस्ट कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी भी देशों की बढ़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भारत जैसा देश जो है सोलर सेल्स और सोलर टेक्नोलॉजी को जो है प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये बात है। ठीक है, आज के टाइम पे अब बात करते हैं। आज के टाइम पे पूरी दुनिया में 1133 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होती है, मतलब सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से जनरेट होती है। 1133 गीगावाट, इसका 25% अकेले चाइना प्रोड्यूस करता है। मतलब इसका 25% चाइना में, दुनिया में जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें अकेले 25% चाइना जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूएसए। भारत कितना करता है? भारत 62 गीगावाट करता है। भारत भी टॉप 5 में ही आता है, लेकिन भारत 62 गीगावाट करता है। ठीक है, 1133 का 62 गीगावाट भारत जनरेट करता है जो है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। और ये भारत का 25% है। मतलब भारत में जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, उसका 25% है। 75% तो भारत फॉसिल फ्यूल से करता है, कोयले से करता है। समझ आ रहा है मेरे भाई? तो ये तुमको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। देखो, आईएसए के भीतर का ही एक प्रोजेक्ट है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? देखो, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विजन है कि द सन नेवर सेट्स। अगर भारत में सूरज नहीं है, भारत में रात हो रहा है, कहीं तो दिन हो रहा होगा, कहीं तो सूरज चमक रहा होगा। तो सन कभी डूबता नहीं है। ये अगर एक जगह पे डूब गया है तो कहीं ना कहीं तो उगा हुआ है दुनिया के किसी दूसरे कोने में। तो ऐसी स्थिति में भारत में अगर अभी सूरज नहीं है तो दूसरे जगह पे है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जब भारत में आएगा फिर भारत जनरेट करेगा। तो एक सूरज, समझ पा रहे हो कि नहीं? समझना। तो होगा क्या कि मान लो कि भारत में सूरज नहीं है, किसी दूसरे देश में, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, इलेक्ट्रिसिटी बना के जितना कंज्यूमशन करना था उतना कंज्यूम किया, फिर बाकी चीज़ जो है वो भेज दिया जो है दूसरे देशों को, जहाँ पे सूरज उगा हुआ नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे जिसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसको भेज दिया, है ना। तो वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है? पहला तो इसका विजन है कि द सन नेवर सेट्स। इसको बनाया किसने? तो ये आईएसए का ही एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि 3 देश, भारत और फ्रांस तो है ही, क्योंकि भारत और फ्रांस ने जॉइंटली COP21 में आईएसए को लॉन्च किया था, याद रखना। ठीक है, और यूके भी इसमें शामिल है। बेसिकली यूके का एक सिमिलर प्रोजेक्ट था जिसका नाम था ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, जिसमें यूके ये काम सिर्फ अपने लिए करने वाला था कि इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे और हम जो है खुद कंज्यूम करेंगे। ठीक है, लेकिन यूके ने क्या किया? यूके जो है ऑस्वो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया कि चलो ठीक है, मिलके करते हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट में जितने भी रीजनल ग्रिड्स है, ग्रिड का मतलब क्या होता है? देखो, हर जगह पे ग्रिड होता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से जनरेट होता है, वहाँ से जनरेट होने के बाद सारे ग्रिड्स में भेजा जाता है, फिर वो ग्रिड जो है अपने अपने टोले मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी भेजती है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है? भारत में एक पावर प्लांट है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वो फिर जहाँ जहाँ ग्रिड है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ग्रिड है, ठीक है, वहाँ पे तार के माध्यम से बड़े बड़े जो होता है ना, उससे माध्यम से भेज देता है, फिर वो जनरेट करते हैं। इसको हम कहते हैं रीजनल ग्रिड। तो ओसो के तहत क्या किया जाएगा कि सारे रीजनल ग्रिड को एक कॉमन ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो भारत है, भारत में भारत जो है, भारत का ग्रिड श्रीलंका के साथ कनेक्ट हो गया, भारत का ग्रिड जो है अफ्रीकन देश के साथ कनेक्ट हो गया, भारत का ग्रिड जो है मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट हो गया, भारत का ग्रिड जो है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जो है कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, तुम्हारे जाके थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सभी से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भारत जो है सीधा इलेक्ट्रिसिटी भेज सकता है इन देशों को, है ना, या वो देश भारत को इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं।
समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो तुमको बोलना है कि ओसवोक करेगा क्या, ये जो है डिफरेंट रीजनल ग्रिड को एक कॉमन ग्रिड के साथ कनेक्ट करेगा, जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश को क्लीन एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी से जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। सोचो, अक्रॉस वास्ट डिस्टेंस, है ना। मतलब एक देश दूसरे देश को इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान कर सकता है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो बोलो कि भैया इसके लिए सोलर पैनल लगाने की क्या जरूरत थी, पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको ही भेज देते। नहीं, फिर तो भाई हमारा जो पर्पज़ है वो है कि हमें ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, हमें फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम करना है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण तो फॉसिल फ्यूल ही है, उसको ही तो हमको कम करना है। लेकिन हमें एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट रहेगी ही सारी ज़िंदगी, तो उसके लिए रीन्यूएबल एनर्जी एक अल्टरनेटिव, एक बढ़िया तरीका है कि हम जो है बिना कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे देखो कई फायदे हैं इसके, अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो इतना तुमको समझ में आ जाएगी कि ओसवोक क्या है। ये डिफरेंट रीजनल ग्रिड को कॉमन ग्रिड के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, इस आइडिया को प्रपोज किया गया था 2018 में मोदी जी के द्वारा। 2018 में आईएसए की असेंबली हुई थी। देखो, आईएसए को 2015 में लॉन्च किया गया, 3 साल बाद आईएसए की मीटिंग हुई एक 2018 में, जिसमें इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया मोदी सरकार ने 2018 में। और फिर 2021 में, याद रखना, 2021 में COP26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। COP26 2021 में हुई, COP27 2022 में हुआ, COP28 2023 में हुआ। COP26 ग्लासगो में हुआ, COP27 शर्म शेख, इजिप्ट के शहर शर्म शेख में हुआ। मैंने तुमको बताया कि भाई COP27 अगर तुम रिवाइज करो, यहाँ पे ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को जो है लॉन्च किया गया था। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी क्या है? ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो कि आईएसए का $1 ट्रिलियन के सपने को पूरा करेगी, इन्वेस्टमेंट लेकर के आएगी, पैसा रेज करेगी। और उसी COP27 में मैंने तुम्हें बताया था कि लॉस एंड डैमेज फंड के लिए एक ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई थी, है ना। और फिर COP28 में $475 मिलियन का फंड तैयार किया गया था, है ना। तो पहले भी जिक्र हो चुका है। तो COP26 में 2018 के आईएसए असेंबली में ओसवोक को मोदी ने प्रपोज किया कि ये ऐसा दिमाग में मेरे चल रहा है। COP26 में जो कि 2021 में वो ग्लासगो में, इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में किया जाएगा। पहले तो भारत जो है पहले फेज में अपना जो ग्रिड बनाएगा ना, सोलर ग्रिड, उसको कनेक्ट करेगा भारत जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है, मिडिल ईस्ट के साथ, ठीक है, तुम्हारे जाएगा साउथ एशिया के साथ। तो इनको कनेक्ट करेगा, अर्थात पहले फेज में भारत जो है इन लोगों से इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करेगा। ठीक है, दूसरे फेज में भारत जो है अफ्रीका को कनेक्ट करेगा, मतलब फिर अफ्रीका से आदान प्रदान करेगा। और तीसरे में पूरी दुनिया को कनेक्ट करेगा, मतलब यूरोप तक पूरी दुनिया को कनेक्ट करेगा। ये 3 फेजेस में इसमें काम किया जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल है। इसमें क्या है कि कई सारे देश है, सारे देश एक दूसरे को इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान कर सकते हैं। मान लो कहीं पे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, लेकिन उसका कंजम्पशन उतना नहीं हुआ, तो बचा हुआ इलेक्ट्रिसिटी उन देश को भेजेगा जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना है, जहाँ पे 4 दिन से सूरज नहीं उगा है, उसको भेज देगा तुरंत। वो फिर उसको यूज़ कर सकता है, फिर उसके पास सूरज आएगा, वो बनाएगा, फिर वो किसी और को भेज देगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को इमेजिन करो, कितना अच्छा सिस्टम होगा ये। बिना कोयला का इस्तेमाल किए इलेक्ट्रिसिटी जो है बनेगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत क्लीन भी होगा और बहुत ही सस्ता होगा। ना कोई पावर प्लांट की ज़रूरत है, ना कोई धुआं उड़ेगा, ना कुछ होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो बहुत ही सस्ता होगा, तो बहुत सस्ता इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। कई, अभी हम लोग पढ़ेंगे, कई ऐसे देश हैं जहाँ पे 2-2 घंटा की इलेक्ट्रिसिटी आती है। ऐसे स्थिति में उनको अगर ऐसे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी मिले तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि ओसवोक का 3 फेजेस में किया जाएगा। अब हम इसको बात करते हैं बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो ये है कि दुनिया में लाखों लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहाँ के रीजन में वहाँ के लोगों को क्लीन और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो वहाँ के लोगों का भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दूसरा क्या फ़ायदा है? दूसरा फ़ायदा है कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम हो जाएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ होगा, तो हम क्लाइमेट चेंज से भी फाइट कर सकते हैं। ये दूसरा फ़ायदा है।
तीसरा फ़ायदा क्या है? तीसरा फ़ायदा है कि जो देशों की जो डिपेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो कम हो जाए। जैसे भारत का एग्जांपल लेते हैं ना भाई, आज भारत जो है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत जो है कोयले का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। क्योंकि भारत में जितना कोयला है वो भारत के लिए सक्षम नहीं होता, भारत को मंगाना पड़ता है। खास करके स्टील वाली इंडस्ट्री में एक कोयला का इस्तेमाल होता है, कोकिंग कोल, जिसको भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए जैसे देशों से मंगाता है। और भारत तो फिर भी चला ले, अफ्रीका में कई ऐसे देश हैं जो चाइना पे ही डिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में जब उन देशों को अल्टरनेटिव सोर्स मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी का, बेहतर सोर्स मिलेगा, तो उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना और अन्य देशों में वो कम होगी ना, वो कम होगी। चाइना इसी का तो फ़ायदा उठाता है, कर्जा देके अपने आप में डिपेंडेंट करवा लेता है। श्रीलंका के साथ क्या किया? श्रीलंका को दुनिया भर का पैसा दिया कि हम तुम्हारा पोर्ट डेवलपमेंट करेंगे, पोर्ट डेवलपमेंट करेंगे। पोर्ट बना दिया, हम्बनटोटा पोर्ट। चाइना को उससे उतना रेवेन्यू आया नहीं, पैसा लौटा नहीं चुका, और तो 99 साल के लीज पे हम्बनटोटा पोर्ट अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास है। ऐसी स्थिति में तुम बोलोगे ठीक है श्रीलंका को समस्या नहीं, श्रीलंका को समस्या नहीं है, श्रीलंका की से ज़्यादा भारत को समस्या है, क्योंकि भारत से बड़े नज़दीक में है। वहाँ से अब क्या करेगा चाइना? चाइना अपने शिप को वहाँ पे डॉक करेगा, अपने जहाँ बड़े बड़े जहाज़ को लाएगा, मिलिट्री जहाज़ को लाएगा, कमर्शियल जहाज़ को लाएगा। रिसेंटली एक जहाज़ लेकर के आया जो कि भारत को पूरा स्कैन करने की क्षमता रखता है। भारत ने कहा कि इसको डॉक करने की मत दो। ठीक है, समझ में आ रहा? तो भारत की भी खतरा बढ़ जाती है ना भाई, भारत का भी जो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है फिर सामने। ठीक है, आज पाकिस्तान चाइना पे इतना डिपेंडेंट है तो भारत को खतरा है कि नहीं? अभी जो है पीओके से होते हुए चाइना की एक सड़क जा रही है, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो तो भारत का नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना, कि तुम भारत की सरजमीन से जो है चाइना का सड़क लेके जा रहे हो। भारत कुछ कर नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई देश अगर किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो जाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई देश किसी दूसरे देश पर डिपेंड हो जाता है तो तीसरे देश के लिए समस्या खड़ा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स मिलेगा दूसरे देशों को तो सभी देशों की डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चौथी बात क्या है कि इतना बड़ा ग्रिड बनेगा, सारे देशों में इतना बड़ा ग्रिड बनेगा, इतने सारे ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सोचो कितने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे, मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, जॉब्स बनेंगे, ट्रेड बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे क्या होगा? जो ग्लोबल पॉवर्टी है, क्योंकि ये ऑसवोक तो ये प्रोजेक्ट तो सारे देश में होगा ना, जो देश, सारे देश का मतलब है जो देश इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है लगभग, उन सारे देशों में किया जाएगा। ठीक है, या जो देश इस प्रोजेक्ट से लाभ उठाना चाहते हैं वो भी इस तरीके की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़े स्केल पे जॉब्स क्रिएट होगा, ट्रेड होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। तो पॉवर्टी भी, ग्लोबल पॉवर्टी जो कि आज के टाइम पे ग्लोबल चैलेंज है, उससे भी लड़ा जा सकता है कि नहीं? तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो भैया इतना ही आसान है तो किया क्यों नहीं जा रहा? तो इसके साथ कुछ इश्यूज़ भी आते हैं। पहला इशू ये है मेरे भाई कि आज के टाइम पे अगर तुमको अपने घर पे सोलर इलेक्ट्रिसिटी लगानी है ना, तो तुमको एक मीडियम घर के लिए 6 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, एक बार में पहले पैसा देना पड़ता है, फिर ये चीज़ होती है, उसके बाद उसका मेंटेनेंस खर्चा है। समझ पा रहे हो? तो पहला इशू ये है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा, अपफ्रंट पैसा चाहिए। अपफ्रंट का मतलब एडवांस में पैसा चाहिए। रेवेन्यू तो बाद में आएगा, बहुत बाद में, सालों बाद में, पहले तो पैसा एडवांस में चाहिए। तो भाई जो देश इसमें, जो मैंने तुमको बताया था ना कि तुम्हारे जा करके इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है। पहला तो फाइनेंस का इशू है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, इतना पैसा आएगा कहाँ से, कि जो है क्योंकि भारत की तो बात नहीं है ना, भारत अकेले बना लेगा तो उससे तो होगा नहीं, बाकी दुनिया भी है, सभी को बनाना है। तो जो भी इसमें देश शामिल है, तो क्या सभी देश के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है एडवांस में इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं है। तो पहला तो फाइनेंशियल इशू है। हालांकि इस इशू को एड्रेस करने के लिए आईएसए को बनाया गया है। हमने बताया ना $1 ट्रिलियन का 2030 तक जनरेट करना है, वहाँ पे रेज करना है। ठीक है, तो पहला तो ये समस्या है। दूसरा समस्या है मेरे भाई कि अलग अलग देश की अलग अलग टेक्नोलॉजी है, और सारे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल है। मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है,
तुम्हारे मोबाइल का चार्जर अब तुम यूएसए जाते हो, यूएसए में अलग तरीके का चार्जर चलता है, तो क्या तुम्हारा मोबाइल उस चार्जर के साथ कनेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग है। तो दूसरा समस्या ये भी है कि दुनिया भर में अलग अलग सोलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, तो सभी को इंटीग्रेट कर पाना ये भी तो एक चैलेंज है भाई। ये दूसरा समस्या है। तीसरा समस्या है कि देशों के साथ हर जितना इसमें देश इन्वॉल्व है सबके साथ एग्रीमेंट नेगोशिएट करना। अरे भाई कोई भी देश के साथ नेगोशिएशन तो करना पड़ेगा ना, उस देश को फ़ायदा होगा तभी तो वो देश इससे जुड़ेगा। तो उनके साथ नेगोशिएट करना, उनका भी तो अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा, कोई लॉ होगा, कोई कानून होगा, कोई एक्ट होगा, उसमें फिट बैठ पाना। और जियो पॉलिटिकल इशू को देखते हुए चलना, ये भी एक चैलेंज है कि नहीं। मान लो भारत ने म्यांमार को बोला कि ये भाई प्रोजेक्ट बनाना है, चलो पावर प्लांट बना, सोलर पावर प्लांट बैठाओ। उसने बोला भाई इससे तो मुझे फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, इससे मुझे जितना फ़ायदा होना चाहिए उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो भारत ने बोला अरे यार ऐसे कैसे चलेगा, चलो कुछ बैठ के नेगोशिएट करते हैं, बातचीत कर लेते हैं। तो नेगोशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद म्यांमार बोल सकता है नहीं नहीं, हमारे पास कानून है कि हमको इतना इलेक्ट्रिसिटी कोयला से ही जनरेट करना है, हम रिन्यूएबल एनर्जी से सिर्फ इतना कर सकते हैं, बाकी हमें कोयला लेना ही पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर समझ पा रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि म्यांमार में है, म्यांमार ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरा चाइना से एग्रीमेंट हो रखा है कि हमको हर महीने इतना कोयला चाइना से खरीदना पड़ेगा, हमको खरीदना ही पड़ेगा। अब भले हम इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट करे ना करें, तो फिर जब हम खरीद रहे हैं तो कोयले से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहे हैं, नहीं तो कोयला तो हमारा बर्बाद हो जाएगा, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पे जो बाकी देशों के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उनका अग्रीमेंट, ठीक है, और फिर जियो पॉलिटिकल, म्यांमार बोलेगा ना भाई भारत हम तुमसे जुड़ेंगे नहीं क्योंकि चाइना हमसे नाराज हो जाएगा। तो जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ है ये भी चैलेंज पोज करता है प्रोजेक्ट के सक्सेस में। समझ आ रहा है। तो पहला इशूज़ की अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा इशू डाइवर्स टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, तीसरा इशू एग्रीमेंट्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जियो पॉलिटिकल इशूज़, ये तीसरा समस्या है इस प्रोजेक्ट में। चौथा समस्या क्या है? चौथा समस्या है कि भाई साइबर थ्रेट से, इतना बड़ा ग्रिड है उसको साइबर थ्रेट से भी प्रोटेक्ट करना है, और ये भी इंश्योर करना है कि हर क्लाइमेट कंडीशन में रिलायबल एनर्जी प्रोड्यूस हो। पता चला बना लिया, सूरज गायब हो गया 10 दिन के लिए, या 10 दिन का लिए तूफान आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा कैसे? और इलेक्ट्रिसिटी में अगर 10 दिन इलेक्ट्रिसिटी ना बने, सोच पा रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप बढ़ जाएगा। तो ये इंश्योर करना कि हर क्लाइमेटिक कंडीशन में रिलायबल एनर्जी मिले और हमें जो है साइबर थ्रेट से हम इसको प्रोटेक्ट कर सके, ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है सब इससे फेयरली फ़ायदा उठाए। ऐसा नहीं कि कोई एक देश को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, दूसरा देश सोच रहा काहे हम घुस गए इसमें इतना पैसा लगा के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इश्यूज हैं। अब मैंने तुमको बताया कि ओसो को 2018 में भारत ने प्रपोज किया। तो पहले देखते हैं कि भारत के साथ, सॉरी ये क्या आ गया ये, अरे यार पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों आ गया, हाँ कट गया भाई। अब देखते हैं, अरे मेरे भाई ये क्यों आ रहे हो, अरे यार पढ़ो, हाँ चल भाई चलो, हाँ अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से भारत को आर्थिक क्या फ़ायदे होंगे और जियो पॉलिटिकल, हिंदी में इसको भू राजनीतिक कहते हैं, भू राजनीतिक फ़ायदे क्या होंगे। पहले हम इकोनॉमिक बेनिफिट देखते हैं। पहला इकोनॉमिक बेनिफिट ये है मेरे भाई कि भारत जो है, अगर भारत को सस्ता और रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा सूरज की रोशनी से, सोलर एनर्जी से। अब बोलोगे, अब मान लो देखो भारत के पास, मान लो भारत जो है, भारत अब दूसरे रीजन से भी भारत को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, है ना। भारत ने पावर प्लांट, भारत ने सोलर प्लांट बना रखे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भारत में ही है, राजस्थान के जोधपुर में भाडला सोलर पार्क। ठीक है, 2245 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से जनरेट होती है। ठीक है भाई। तो अब मान लो कि भारत खुद जितना जनरेट कर पा रहा है उतना यूज़ कर रहा है, कम पड़ने पे दूसरा देश से मंगा ले रहा है ग्रिड के माध्यम से, म्यांमार से मंगा लिया, ठीक है, फिलीपींस से मंगा लिया, इंडोनेशिया से मंगा लिया, सिंगापुर, जो जो भी देश इसमें शामिल है, या अफ्रीकन देशों से मंगा लिया। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, भारत को जब इधर से इलेक्ट्रिसिटी, भारत की ज़रूरतें पूरा होने लगेगी, तो भारत फॉसिल फ्यूल को, भारत की जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल वो कम होगी। फॉसिल फ्यूल पर भारत का डिपेंडेंसी कम होने का मतलब है कि भारत का दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होना।
ठीक है, भारत का फॉसिल फ्यूल पे इंपोर्ट बिल बहुत होता है, बहुत भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, 80% से ज़्यादा भारत इंपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में सोचो हमारा बहुत सारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। अगर हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा तो उस पैसे को भारत जो है यूज़ कर सकता है भारत के फ़ायदे में, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है, भारत के क्लाइमेट चेंज से होने वाले इश्यूज़ के भरपाई करने के लिए, भारत की आर्थिक उन्नति में जो है लोगों की भलाई में उस पैसे को इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत की करेंसी स्टेबलाइज होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला तो ये फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा, भारत को इकोनॉमिक फ़ायदे क्या है कि भाई बहुत बड़े स्केल पे जॉब्स खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। भाई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो जॉब्स तो थोड़ी ना रोबोट लगा देगा, आदमी लगाएगा। तो इंजीनियर होंगे, फिर बहुत सारे रिलेटेड सेक्टर खुलेंगे, कोई सोलर सेल बनाएगा, कोई फोटोवोल्टेइक सेल बनाएगा, कोई सिलिकॉन वेफर्स बनाएगा। बड़े स्केल पे जो है एम्प्लॉयमेंट होगा, बड़े स्केल पे ट्रेड होगा, बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट आएगी, तो इकोनॉमिक उन्नति होगी। दूसरा फ़ायदा ये हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या हो गया मेरे भाई कि भारत को जो है सस्ता और टिकाऊ एनर्जी मिलेगा। भारत जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, फैक्ट्रीज में उसको यूज़ किया जा सकता है, कई समझ में आ रहा है कि नहीं। तो भारत को सस्ता और अच्छा एनर्जी मिलेगा तो भारत का एनर्जी कॉस्ट भी कम हो जाएगा, मतलब कि भारत में रह रहे लोगों को भी सस्ता एनर्जी मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, ठीक है, भारत की एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। और चौथा ये है कि मान लो कल दिन भारत की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि भारत इतना सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगा कि भारत का अपना कंजम्पशन होने के बावजूद भी भारत के पास बच जा रहा है, तो भारत उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो भारत का तो सूरज की रोशनी को भारत एक इकोनॉमिक एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है भविष्य में। धीरे धीरे तो कैपेसिटी बढ़ाएगा ना भाई, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, तो कोई याद रखना है मेरे भाई। तो पहला, तो भारत को पहला इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है कि फॉसिल फ्यूल पे भारत की डिपेंडेंसी कम होगी। उससे क्या फ़ायदे होंगे, उससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, ठीक है। उस पैसे को कई और जगह पे, जरूरी जगह पे खर्च किया जा सकता है, पहला। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जॉब्स खुलेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, ट्रेड अपॉर्चुनिटी वगैरह, ठीक है। तीसरा, भारत की एनर्जी कॉस्ट कम होगी, लोगों को भी सस्ता एनर्जी मिलेगा तो लोग भी इसको अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। चौथा, भारत अगर ज़्यादा एनर्जी जनरेट करने लगे कल दिन तो भारत उसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये इकोनॉमिक फ़ायदे हैं। अब हम फ़ायदे की बात करते हैं, जियोपॉलिटिकल फ़ायदे भारत को क्या होंगे, ठीक है। भारत को जियोपॉलिटिकल, देखो ये सारे पॉइंट्स ना हर्ष मैंने बहुत जगह से पढ़ के फिर अपना दिमाग लगा करके लिखा है, ठीक है। इसमें मेरे कई अपने व्यूज़ भी हैं, ठीक है। जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या होंगे, तो भारत, अब इतने सारे देश कोलैबोरेट करके काम करेंगे, एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे, तो भारत की जो पार्टनरशिप है, भारत की जो अलाइंसेस है वो मजबूत होगी। और ये अलाइंस अगर भारत की मजबूत होगी तो कहीं ना कहीं भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। तो हो सकता है भारत कल दिन परमानेंट मेंबरशिप में भी भारत को ये हेल्प मिलेगा। तो एनीवे, तो भारत को जो है, भारत की डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेगी, स्ट्रांग होगी। भाई अगर तुम किसी से लेन देन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट होती है, उसमें क्या होता है, रिश्ते अच्छे बनते हैं, है ना। तो भारत की डिप्लोमेटिक टाइज अच्छी होगी। दूसरी बात हो गई कि भारत अगर इसमें लीड रोल ले तो भारत को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलेगा, भारत की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगी, भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ेगा, है ना। फिर ये भारत जो इतना बढ़ चढ़ के सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, इससे भारत का कमिटमेंट दिखता है कि भारत क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितना सीरियस है। ऐसी स्थिति में भारत को अच्छा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है। भारत जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक पॉलिसी को जो है, क्लाइमेट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा। ये तीसरी बातें हो गई, ठीक है। चौथी बात ये है कि भारत के खुद कई ऐसे रीजन हैं जो एनर्जी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, मतलब भारत में खुद कई ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में उनको भी सस्ता टिकाऊ एनर्जी मिलेगा, क्लीन और रिलायबल एनर्जी मिलेगा। और पांचवा जो फ़ायदे हैं कि भारत की जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ कम हो जाएगी। तो कल दिन कोई हमें फॉसिल फ्यूल दे ना दे, वो किसी से झगड़ा कर ले, तो उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, है कि नहीं। तो मान लो कि अगर म्यांमार हमको नहीं दे रहा है तो हम किसी और देश से ले लेंगे, क्योंकि इसमें तो कई सारे देश हैं ना, तो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो तुम किसी से माल खरीद रहे हो
दो लोगों से खरीद रहे हो, वो दो लोग अगर तुम्हारे पास ज़्यादा सोर्सेस हो तो दो लोग अगर नाराज भी हो जाए तो तीसरे से खरीद सकते हो। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, मान लो म्यांमार ने बोला हम तुमको सोलर एनर्जी बना रहे हैं, हम तुमको नहीं देंगे, हम तो दूसरे देश को देंगे, तो भारत ठीक है तुम मत दो, भारत किसी और से ले लेगा, है ना, क्योंकि इसमें इतने सारे देशों को इसमें जोड़ा जा रहा है। तो भारत की जो जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ है एनर्जी को लेकर के वो कम हो जाएगी, है ना। तो क्या क्या जियोपॉलिटिकल बेनिफिट देगा भाई मेरे, रिवाइज करो, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है, भारत अगर इसमें लीड रोल ले तो भारत को जो है एक तरीके से भारत की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मजबूत होगी, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। तीसरा, भारत का क्लाइमेट चेंज को लेकर के सीरियसनेस ये दिखाता है, इससे भारत को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी पे असर पड़ेगा, ठीक है। चौथा, भारत में कई ऐसे रीजन्स है जो एनर्जी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। पांचवा, भारत की जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ जो है वो कम होगी, ठीक है। इतना हो गया, तो हमने देखा कि क्या क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, क्या क्या जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स है उसको। ओके चलो, अब हम बात करते हैं इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की। देखो आज ना भारत में 75% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से जनरेट की जाती है। भारत ने एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान को लॉन्च किया है जिसके तहत भारत 2027 तक कोई भी ऐसे पावर प्लांट नहीं बनाएगा जो फॉसिल फ्यूल पर काम करे। और भारत का टारगेट है आईएनडीसी में कि वो 50, ये 40 नहीं है 50 होगा, 50% इलेक्ट्रिसिटी जो है भारत रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करेगा 2030 तक, ये भारत का कमिटमेंट है, ठीक है। अब देखो दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है वो भारत में है, भारत के राजस्थान के जोधपुर में है, भाडला सोलर पार्क, ये 2245 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके बाद दूसरा बड़ा जो है वो चाइना में है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं मेरे भाई अंटार्कटिका आइस शीट, ये करंट अफेयर्स में रहा है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स में रहा है। आंसर तभी बढ़िया होगा ना हर्ष जब करंट इवेंट से जोड़ते हुए अपने आंसर को तुम लिखो, ठीक है। अब देखो क्या है अंटार्कटिका शीट, अंटार्कटिका आइस शीट। देखो अगर तुम धरती के, अगर तुम ग्लोब को देखो तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरफ जाओ तो नॉर्थ पोल वाला जो है वो है आर्कटिक रीजन, वहाँ भी बर्फ़ है। साउथ पोल में भी अंटार्कटिक रीजन, वहाँ भी बर्फ़ है। अंटार्कटिक रीजन में बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका आइस शीट। आइस शीट किसको बोलते हैं, जब धरती 50,000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे ज़्यादा के लैंडमास को कवर करता है, हम उसको आइस शीट बोलते हैं। तो अंटार्कटिका में बहुत बड़ी आइस शीट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कितनी बड़ी है अंटार्कटिका, कितनी बड़ी है अंटार्कटिका, कई देशों से बड़ी है, ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो 50 दिल्ली, 50 भी नहीं, 50 से 60-70 दिल्ली को मिला दो तो अंटार्कटिका इतना बड़ा एरिया, ठीक है। तो अंटार्कटिका आइस शीट, अब ये मैप पे देखो, ये रहा अंटार्कटिका का आइस शीट, ये जो तुम रीजन देख रहे हो ना ये पूरा बर्फ़ है मेरे भाई, ये हरा भरा ज़मीन नहीं है, ये पूरा बर्फ़ है, ये पूरा बर्फ़ है, ठीक है। इस अंटार्कटिका ये वाला इसको बोलते हैं वेस्ट पार्ट, ठीक है, ये वाला है वेस्ट पार्ट और ये वाला है ईस्ट पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये वेस्ट अंटार्कटिका और ये ईस्ट अंटार्कटिका। तो वेस्ट अंटार्कटिका के बर्फ जो है ना वो तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। एक स्टडी पब्लिश हुई है, एक स्टडी पब्लिश हुई जो कि ये बताती है कि वेस्ट अंटार्कटिका के बर्फ तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। बोले कि भाई ऐसे क्या हो जाएगा, इससे होगा मेरे भाई कि सी लेवल बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 5.3 मीटर, समंदर का लेवल 5.3 मीटर ऊपर आ जाएगा। इस ऐसे क्या होगा, ऐसे जो लो लाइन आइलैंड है, ठीक है, जो आइलैंड है वो डूब जाएंगे पानी के भीतर, समंदर के भीतर डूब जाएंगे, ठीक है। तो अंटार्कटिका आइस शीट तेजी से मेल हो रहा है। अब जब तुम क्लाइमेट चेंज का आंसर लिखोगे, जब तुम उसका कॉन्सिक्वेंस लिखोगे, जब तुम लिखोगे कि क्लाइमेट चेंज कितना थ्रेट दे रहा है, तो तुम इस करंट अफेयर्स को भी लिख सकते हो कि रिसेंटली एक स्टडी हुई है, रिसेंट स्टडी रिवील्स अलार्मिंग, अलार्मिंग का मतलब होता है डिस्ट्रेसिंग, डेंजरस प्रिडिक्शंस अबाउट द वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट मेल्टिंग। तो वेस्ट अंटार्कटिका का आइस शीट मेल्ट हो रहा है, इससे सी लेवल 5.3 मीटर बढ़ेगा। आइस शीट किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि आइस जब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर या उससे ज़्यादा का लैंडमास को कवर करे तो उसको हम बोलेंगे आइस शीट, ठीक है। अब आइस शीट जो होता है ना भाई वो फ्रेश वाटर का रिसोर्सेज होता है, वहाँ से पीने का पानी मिलता है, समझ में आ रहा है। अब दुनिया में दो बड़े आइस शीट हैं, एक है अंटार्कटिका आइस शीट और एक है ग्रीनलैंड आइस शीट। ग्रीनलैंड आइस शीट हम लोग पहले ऑलरेडी बात कर रखे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दो ना तो दुनिया का 2/3 पीने का पानी सिर्फ यहीं से आता है। पूरी दुनिया में 2/3 पीने का पानी सिर्फ यहीं से आता है। अगर तुम इन दोनों को मिला दो तो सोचो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का कितना बड़ा जो है ये
रिसोर्स है। यहाँ तक कि ये जो अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं ना, 90% आइस बाय वॉल्यूम, 90% आइस अंटार्कटिका में है। दुनिया का 90% आइस कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। याद रखना। समझ में आ रहा है मेरे भाई? सोचो कितना बड़ा जाइंट है और ये मेल्ट हो रहा है, तो इससे सी लेवल राइज होगा। अब और एक चीज़ कि इसी, देखो ये जो आइस है ना, ये जो पूरा आइस शीट देख रहे हो ना मेरे भाई, इसको अगर तुम बांट दो ऐसे कंपार्टमेंट में, तो हर एक, इसको हम बोलेंगे आइस शेल्फ। क्या बोलेंगे? आइस शेल्फ, आइस शेल्फ बोलेंगे। तो उसी तरीके से वेस्ट अंटार्कटिका के पास ये जो तुमको वेडल सी दिख रहा है, इस वेडल सी में देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये है एक आइस शीट, सॉरी आइस शेल्फ। इसको बोलते हैं रोन आइस शेल्फ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रोन आइस शेल्फ। याद रखना। तुमसे पूछा जा सकता है कि रोन आइस शेल्फ कहाँ पे मौजूद है? वेडल सी में। वेडल सी कहाँ पे मौजूद है? वेस्ट अंटार्कटिका के पास में, ठीक है। तो इसी रोन आइस शेल्फ से क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जिसको हम आइसबर्ग कहेंगे, उसको नाम पड़ा है A76। तो A76 आइसबर्ग जो है टूट गया है, वहां से टूट करके तैरना चालू कर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये अब तक का सबसे बड़ा आइस शीट है। कितना बड़ा? 4320 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है ये टुकड़ा। भैया ये कितना बड़ा होता है? तो दिल्ली जो है ना, पूरे दिल्ली का, न्यू दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिल्ली का, पूरे दिल्ली में एक न्यू दिल्ली है, तो पूरे दिल्ली का जो एरिया है वो है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 5 दिल्ली खड़े कर दो, 4 से 5 दिल्ली, इतना बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा टूट गया है। किससे टूटा है? रोन आइस शेल्फ से। ये कहाँ पे है? वेडल सी में ये टुकड़ा टूट गया है। अब बोले कि भैया A76, तो A76 अब तक का लार्जेस्ट आइसबर्ग है। इसके पहले भी ऐसे बर्फ़ के टुकड़े टूटे हैं, आइसबर्ग टूटे हैं, जैसे कि 1995 में लार्सन A, 2002 में लार्सन B नाम के भी बर्फ़ के टुकड़े टूटे हैं, ठीक है। तो बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोन आइस शेल्फ के बारे में, या A76 क्या है, किस चीज़ से जुड़ता है? तो A76 आइसबर्ग का नाम है। और अंटार्कटिका के आइसबर्ग को नाम देने की शक्ति या ठेका USNIC को है, मतलब US नेशनल आइस सेंटर, ठीक है, US नेशनल आइस सेंटर को है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? और ये साइंटिस्ट का कहना है कि आप कितना भी ग्रीन हाउस गैस में कमी कर दो, ये जो बर्फ़ का टूटने वाला जो सिस्टम है ना, या ये जो मेल्ट हो रहा है ना तेज़ी से, इसमें इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये मेल्ट होगा ही होगा। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। अब बोलोगे मेल्ट क्यों हो रहा है? तो कई सारी बातें। एक तो ओशियन वार्म हो रहे हैं, समंदर का पानी गर्म हो रहा है। मैंने तुमको बताया था समंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ओशियन वार्मिंग हो रहा है। दूसरा, एटमॉस्फेयर भी गर्म हो रहा है, सभी क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। तीसरा, ओशियन सर्कुलर पैटर्न में, देखो ओशियन में क्या होता है ना, समंदर में कभी गर्म पानी आता है, कभी ठंडा पानी आता है, तो ये जो एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, उस पैटर्न में बदलाव हो रहा है। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में। तो ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारे कई सारे कारण हैं कि वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट या ग्रीनलैंड आइस शीट भी मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में कि अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है। देखो, अंटार्कटिक ट्रीटी को 1959 में बनाया गया था। 1959 में, उस वक्त महज 12 देश इस ट्रीटी के पार्ट थे। 1983 में भारत ने इसको ज्वाइन किया। 1983 में भारत ने इसको ज्वाइन किया। तो अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 क्या कहती है? अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 कहती है कि भाई अंटार्कटिक रीजन में जो है किसी भी तरीके का आप मिलिट्री नहीं ला सकते, आप तोप नहीं ला सकते, टैंक नहीं ला सकते, हेलीकॉप्टर नहीं ला सकते, मतलब जेट प्लेन नहीं ला सकते। मतलब कि अंटार्कटिक रीजन को आप मिलिटराइजेशन नहीं कर सकते उसका, ठीक है। आप सिर्फ उसको रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसको आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कहता है अंटार्कटिक ट्रीटी 1959। याद रखना ये बात कि ये क्या कहता है। दूसरा, भारत ने कब ज्वाइन किया? 1983 में इसको ज्वाइन किया, इतना याद रखना है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के ब्यूनोस एयर्स में है, ब्यूनोस एयर में। तो अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 क्या कहता है कि अंटार्कटिक रीजन में ना मेरे भाई, वहाँ पे लोग नहीं रहते, वहाँ पे सिर्फ कुछ ही लोग रहते हैं, जो पूरे के पूरे जो साइंटिस्ट हैं, जो कि वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन को चला रहे हैं, वो लोग रहते हैं। बाकी वहाँ पे कोई घर वर बना के नहीं रहता।
और ना ही वहाँ पे कोई मिलिट्री ले जाना अलाउड है। ये किस समझौते की वजह से? अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 की वजह से। नहीं तो लोग वहाँ भी घर बना लें, रिजॉर्ट बना लें, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, होटल्स बना लें और टूरिज्म के लिए खोल दें, ऐसा। तो अंटार्कटिक ट्रीटी 1959 ये कहता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। और सिर्फ इसको साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया सकता है। अब देखो NCAOR क्या है। देखो NCAOR को अभी जो करंट नाम है वो है NCPOR। अब याद करो, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ लिखा है, नेशनल सेंटर पोलर ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ठीक है। ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के भीतर आती है, ठीक है। 1998 में से बनाया गया था। इसकी हेडक्वार्टर गोवा में है। तो NCPOR, जो कि मैंने तुमको पहले पढ़ाया था कि NCPOR ने 6 हिमालयन ग्लेशियर्स को स्टडी करके बताया कि हिमालयन जो है वो 13 से 33 mm पर ईयर रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बर्फ़ कम पड़ रही है। तो NCPOR मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के भीतर आती है। 1998 में इसको बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है, याद रखना मेरे भाई। इसका काम क्या है? तो अंटार्कटिका रीजन में ना भारत के 2 रिसर्च स्टेशन हैं। एक का नाम है भारती, ठीक है मेरे भाई, और एक का नाम है मैत्री। एक का नाम है भारती, देखो भारती, और एक का नाम है मैत्री। तो भारत के कितने हैं? भारत का जो सबसे पहला रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका में वो था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। लेकिन वो अभी इन ऑपरेशनल हो गया है। तो भारत के पास अभी 2 रिसर्च स्टेशन वहाँ पे जो कि चल रहे हैं। एक है मैत्री और एक है भारती, ठीक है। जो रिसेंट है वो भारती है, जो रिसेंट वाला है वो भारती है। 2012 में इसको ऑपरेशनल बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ का पूरा ठेका, वहाँ का पूरा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? NCPOR की है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। समझ में आ रहा है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के भीतर आती है। 1998 में बनाया गया, गोवा में इसके हेडक्वार्टर है, ठीक है। और अंटार्कटिक ट्रीटी का हेडक्वार्टर पूछा गया सवाल, याद रखना, अर्जेंटीना में है, ब्यूनस एयर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? और NCPOR का काम क्या है कि अंटार्कटिका में भारत के जो 2 रिसर्च स्टेशन है, टोटल अंटार्कटिका रीजन में ना, टोटल अंटार्कटिका रीजन में, याद रखना मेरे भाई, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, एनीवे ठीक है। तो इतना तुमको समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है। और अंटार्कटिका में तो है, आर्कटिक में भी एक बेस है, मतलब नॉर्थ के साइड में जो आर्कटिक है ना, आर्कटिक रीजन, उसमें भी एक भारत का बेस है जिसको हिमाद्री का नाम है। तो भारती, मैत्री, हिमाद्री, समझ में आ गया? हिमाद्री कहाँ पे? आर्कटिक में है, ठीक है, समझ में आया? तो दक्षिण गंगोत्री हम लोगों ने देख लिया कि भारत का पहला अंटार्कटिक रीजन में एक रिसर्च स्टेशन था। फिर मैत्री, और फिर जो लेटेस्ट हुआ वो भारती हुआ। फिर सागर निधि क्या है? देखो सागर निधि जो है ना, वो पहली भारतीय जहाज है जो अंटार्कटिका को हो के आई है, अंटार्कटिका घूम के आई है एक तरीके से। तो बस याद रखना है कि सागर निधि किससे संबंधित है। ये पहला इंडियन वेसल है जो 2008 में अंटार्कटिक वाटर को नेविगेट करते हुए आई है, ठीक है मेरे भाई। इतना समझ में आ गया? सागर निधि क्या है, हिमाद्री क्या है, भारती क्या है, मैत्री क्या है, ये समझ गए। अब हम आते हैं इंडियन अंटार्कटिक बिल के ऊपर। इंडियन अंटार्कटिक बिल, देखो इंडियन अंटार्कटिक बिल क्या है 2022 का, 2000 एकदम रिसेंट है। इंडियन अंटार्कटिक बिल क्या है? इंडियन अंटार्कटिक बिल है ये कहता है कि किसी भी भारतीय को अंटार्कटिक अगर जाना है तो भारत सरकार से परमिशन लेके जाना होगा, वो ऐसे नहीं जा सकता। वहाँ पे घूमने के लिए जाना है, घूमने के लिए तो नहीं, टूरिज़्म के लिए तो नहीं मिलता है, किसी और पर्पज़ के लिए जाना है, कोई रिसर्च है, कोई प्राइवेट कंपनी रिसर्च करना चाहती है, किसी भी पर्पज़ के लिए जाना है, ठीक है, तो भारत सरकार से परमिट लेनी पड़ेगी। ये कहता है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये बिल ये भी कहता है कि आप वहाँ पे जाके किसी भी तरीके का ड्रिलिंग, ठीक है, या वहाँ से आप मिनरल कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके ड्रिलिंग वगैरह हैन तेन आप नहीं कर सकते। दूसरा ये, ठीक है, आप वहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते, या किसी भी तरीके की आप वहाँ पे चीज़ें नहीं कर सकते जहाँ जिससे वहाँ के इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचे। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो इंडियन अंटार्कटिक बिल क्या कहता है? इंडियन अंटार्कटिक बिल कहता है कि आप अंटार्कटिक रीजन में जा कर के कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कर सकते जिससे कि वहाँ का इकोसिस्टम को नुकसान पहुँचे। आप वहाँ जाके गंदगी नहीं फैला सकते, और आपको अगर जाना है तो आपको पहले हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। ये कहता है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इतना समझ में आ गया? उसके साथ साथ आप वहाँ पे ऐसे जानवर, पंछियों को भी नहीं लेके जा सकते जो वहाँ के नेटिव नहीं है, वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ठीक है।
समझ में आ रहा है। तो ये है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, समझ में आ रहा है। अंटार्कटिका के बारे में अगर बात करें तो अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, वहाँ पे 40 परमानेंट स्टेशन है जिसमें से 2 भारत के हैं। उन स्टेशन को चलाने वाले साइंटिस्ट रहते हैं, बाकी और वहाँ पे कोई रहता नहीं है, ठीक है। और अंटार्कटिक जो है वो खुद में कॉन्टिनेंट है, 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है मेरे भाई? 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिक जो है वो 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, याद रहेगा ये सारी बातें, तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। और कितने टोटल रिसर्च स्टेशन कितने हैं मेरे भाई? 40 है। भारत के कौन से हैं? 2 हैं। नाम क्या है? मैत्री और भारती। भारती सबसे लेटेस्ट वाला। पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री, जो कि इनऑपरेशनल हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। सागर निधि क्या है? सागर निधि उस इंडियन वेसल को कहा जा रहा है जो अंटार्कटिका वाटर को नेविगेट करते हुए आया है, ठीक है, पहली, समझ में आ रहा है, ठीक है। और एक फैक्ट चेक करते, देखो दुनिया में जितना आइस कैप मौजूद है ना, आइस कैप के फॉर्म में पानी मौजूद है ना, वो ग्राउंड वाटर से भी ज़्यादा है। मतलब जितना ग्राउंड वाटर में पानी मौजूद है हमारे पास पीने के लिए, उससे ज़्यादा पीने का पानी आइस कैप के मौजूद में इन्हीं अंटार्कटिक ग्रीनलैंड यहीं पे जो है मौजूद है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? ये एक फैक्ट चेक है। अब हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी शुरुआत कब की गई? 2008 में, 2008 में की गई। नाम से ही पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना है। इसमें टोटल 9 मिशन थे। देखो ये वाला था, ये वाला थोड़ा छिप गया है लेकिन मुझे याद है, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें टोटल 8 मिशंस हैं। टोटल 8 नेशनल मिशन जो है इसके भीतर है। कौन कौन सा है? एक है तुम्हारा ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, एक है तुम्हारा ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसे, एक है ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, फिर है नेशनल सोलर मिशन, फिर है नेशनल वाटर मिशन, फिर है मिशन ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी है, समझ पा रहे हो? एनर्जी एफिशिएंसी में मैंने तुमको 2 बात बताई थी। एक तो पैट स्कीम, प्रिजर्व अचीव ट्रेड, जिस पे हमने डिटेल में चर्चा नहीं करा, हम करेंगे। और एक है तुम्हारा जा करके ECBC हमने पढ़ा था, है ना, जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 2007 में लॉन्च किया था, जिसमें कि 2017 में कुछ बदलाव किए गए। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, है ना। तो 4 चीज़ें हो गई। उसके बाद तुम्हारा है, देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज पे जानकारी के लिए, तो नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट चेंज पे क्या नॉलेज होना चाहिए, वो भी एक मिशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी एक मिशन है। उसके बाद एक है नेशनल मिशन ऑन प्रिजर्विंग हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम को बचाना है, ठीक है, तो वो भी एक इसके तहत मिशन है। ठीक, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। और एक क्या है तुम्हारे जा करके 7 हो गए। ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, एनर्जी एफिशिएंसी, नॉलेज ऑन दिस, हिमालयन इकोसिस्टम, और एक क्या है याद नहीं आ रहा है मेरे भाई, ठीक है, थोड़ा गूगल करके देख लेना। हाँ ये छिप गया है, ठीक ना, ये छिप गया है, तो थोड़ा गूगल कर। 7 तो यहाँ पे लिख दिया, और एक 8 कौन सा है वो याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ा उसको देख लेना एक बार। हाँ तो बस तुमको बस याद रखना, इसमें कुछ हमने डिस्कस किया, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, नेशनल सोलर मिशन। अब ये सारे पॉइंट तुमको नहीं पढ़ना है, ये सारे पॉइंट फालतू है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है तुमको, ठीक है। ये बिल्कुल बस नेट मीटरिंग पढ़ लो कि नेट मीटरिंग जो है ये एक सवाल है, ठीक है। नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग में ये कहा जा रहा है कि सरकार आपके यहाँ पे सोलर पैनल, आपके छत्ते में सोलर पैनल लगाएगी, ठीक है, या सोलर पैनल नहीं लगाएगी तो एक ग्रिड लगा देगी, जहाँ से सरकार आपको सोलर जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी भेजेगी, सूर्य से जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी भेजेगी, ठीक है, आपको भेज देगी। आप जितना यूज़ करोगे आपको उसका पैसा देना है, जो यूज़ नहीं करोगे वो बचा हुआ रहेगा। तो इसी चीज़ को कहते हैं नेट मीटरिंग, कि आपको जितना यूज़ करना है, आप जो है सरकार से जो है आप सरकार को उतना ही पेमेंट करोगे, तो आपको सरकार जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भेजेगी, लेकिन आप जितना यूज़ करोगे आप उतना ही बिल दोगे। बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप बेच सकते हो, या सरकार आपसे वापस लेगी, उसके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह हो रहा, उतना तुमको नहीं समझना। बस नेट मीटिंग समझ लो कि भाई क्या है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ।
द हाउस होल्ड पेज ओनली फॉर द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी यूनिट्स इट कंज्यूम्स फ्रॉम द ग्रिड एंड द एनर्जी यूनिट्स फेड इनटू द ग्रिड। जितना एनर्जी भेजा गया है तो उसका आपको बिल नहीं देना है, जितना आप यूज़ करेंगे आपको उसका बिल देना है। तो नेट मीटरिंग इसको कहता है। ग्रीन इंडिया मिशन क्या है कि जंगल बढ़ाओ, ठीक है, पेड़ लगाओ, ये ग्रीन इंडिया मिशन है। इसमें मेरे भाई दो बातें करनी जो कि करंट अफेयर्स में चल रहा है और मॉक में काफ़ी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वो है एक, ये देखो ये पेड़ तुमको दिख रहा है मेरे भाई, ये फल, इसको बोलते हैं बक थ्रोन। इसका क्या नाम है? बक थ्रोन, ठीक है, समझो, बक थ्रोन, इसका क्या नाम है? बक थ्रोन, ठीक है। तो ये बकथ्रोन क्या है पहले समझो। इस बकथ्रोन का साइंटिफिक नाम है हिपोफाई एल, हिपोफाई हेल। और इसकी बात क्यों की जा रही है, बकथ्रोन की क्यों इतनी बात की जा रही है? क्योंकि पहली बात तो बकथ्रोन बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में उगता है, मतलब ऐसे कंडीशंस पे जहाँ पे और कोई किसी तरीके की खेती नहीं की जाती, उस जगह पे बकथ्रोन को उगता है, वहाँ पे ये बकथ्रोन बड़े पैमाने पे उगता है। बोले कि भैया तो क्या फ़ायदा हो गया? फ़ायदा ये हो गया मेरे भाई कि बकथ्रोन की मार्केट में बहुत डिमांड है। क्यों? क्योंकि बकथ्रोन जो है इसके बहुत न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। इसमें बहुत विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, ओमेगा फैटी एसिड्स है, तो इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत है। और दूसरा कि इसको मेडिसिन में बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। तो इसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट बहुत है और मेडिसिनल बेनिफिट बहुत है, इसीलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, एकदम -20-30 जहाँ ठंड पड़ता है ना मेरे भाई, मतलब -20-30 जहाँ पे तुम चावल गेहूँ नहीं उगा सकते, वैसे ही -20-30 में ये उगता है। तो याद रखना है कि सी बकथ्रोन कहाँ पे उगता है? माउंटेनियस और ठंडी रीजन पे उगते हैं। भारत में ये सबसे ज़्यादा लद्दाख में उगता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? लद्दाख जहाँ पे ठंडी में 20-30-40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस चली जाती है, लद्दाख में ये बड़े पैमाने पे पाई जाती है। ऐसी स्थिति में वहाँ के, एक तो इसका ये भी फायदा है कि ये सॉइल इरोजन को रोकता है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? सॉइल इरोजन को रोकता है। तो लद्दाख जैसे रीजन पे जहाँ पे लैंडस्लाइड्स के मामले ज़्यादा होते हैं, पहाड़ जो है टूट के गिर जाते हैं, पहाड़ का कोई पोर्शन टूट के गिर जाता है, उसको लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है। तो लैंडस्लाइड के मामले जहाँ होते हैं वैसी स्थिति में बकथ्रोन का उगाना वो लैंडस्लाइड को रोक सकता है। क्यों? क्योंकि बकथ्रोन की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़े रहती है, सॉइल इरोजन को रोकती है। तो इन्वायरमेंटल फ़ायदे भी हैं, इकोनॉमिक फ़ायदे भी हैं, क्योंकि वहाँ पे रह रहे लोग इसको उगा करके अपना लिवलीहुड कमा सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो वहाँ पे उगा करके इसका अपनी जो है अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकते हैं। एक लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करता है बकथ्रोन। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो कहाँ पे उगता है? लद्दाख जैसे बहुत ही ठंडी रीजन पे उगता है और भारत का 90% ये वाला पौधा पेड़ जो है वो लद्दाख में ही उगता है। इसका एक फ़ायदा क्या है कि ये मिट्टी के इरोजन को रोकता है। दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ और न्यूट्रिशन बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इससे मिल जाती है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो ये चीज़ है और इसीलिए इसको लद्दाख गोल्ड भी कहते हैं या गोल्डन बुश कहते हैं, गोल्ड माइन भी कहते हैं। और याद रखना कि लद्दाख के बकथ्रोन को जीआई का टैग भी सरकार ने दिया है, ठीक है, जीआई का टैग भी सरकार को दिया है। जीआई टैग क्या होता है? बेसिकली जीआई टैग को हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ ऐसे है नहीं जीआई टैग में पढ़ने के लिए। जीआई टैग बस समझ लो, जीआई टैग क्या होता है कि किसी खास किस्म के जो चीज़ें होती है, वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? वो एग्रीकल्चर चीज़ें हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग की कोई चीज़ें, या फिर कोई नेचुरल चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। तो उनको सरकार जो है, तो कोई क्या होता है ना, कई ऐसी चीज़ें होती है जिसका एक स्पेशल जोग्राफिक ओरिजिन होता है, मतलब वो खास वहाँ पे पाया जाए। जैसे बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी क्या है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग बनारस में ही होता है ना, बहुत फेमस है। तो उसी तरीके से जिन जिन चीज़ों का खास जोग्राफिकल ओरिजिन होता है ना, उसको जीआई का टैग मिलता है। जीआई का मतलब होता है जोग्राफिक इंडिकेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कि हाँ भाई ये वहीं का चीज़ है। तो बेसिकली सरकार एक मान्यता देती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे, जैसे रिसेंटली गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे जीआई टैग के बारे में, अभी समझ लो, ठीक है। तो लद्दाख सी बकथ्रोन को जीआई का टैग मिला है, ठीक है, समझ में आ रहा है। 90% बकथ्रोन लद्दाख में पाए जाते हैं। इसे वंडर प्लांट लद्दाख गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसके क्या क्या फ़ायदे वो हमने देख लिया। और एक न्यूज़ में चल रहा है ओनाटुकारा सीसम। ओनाटुकारा सीसम जो है ये केरला में पाया जाता है। इसके भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट है, खास करके
जो हार्ट पेशेंट है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है ओनाटुकारा सीसम। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि ओनाटुकारा सीसम जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, केरला पाया जाता है, और ओनाटुकारा सीसम को भी जीआई टैग मिला है रिसेंटली। तो रिसेंटली ओनाटुकारा सीसम को जीआई टैग मिला, लद्दाख के बकथ्रोन को जीआई टैग मिला और गोवा के काजू को जीआई टैग मिला। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये क्या है? तो इसको 2002 में बनाया गया था, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है उसने ही 2007 में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को रिलीज़ किया था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का काम है सरकार को बताना कि किस तरीके से एनर्जी की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, अर्थात एनर्जी का वेस्टेज कम हो। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में देखना ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का चिन्ह भी होता है, मार्क भी होता है कि हाँ ये वाला जो है कम बिल देगा, कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को भी कौन रिलीज़ करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रिलीज़ करता है। रिसेंटली जो रिलीज़ किया उसमें कर्नाटका टॉप में है। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या होता है कि ये जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, इसमें क्या होता है कि 4 कैटेगरीज होती है। फ्रंट रनर जो सबसे टॉप करता है वो फ्रंट रनर में होता है, फिर अचीवर, फिर कंटेंडर और फिर एस्पिरेंट। तो फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट, ये 4 इसमें दिए जाते हैं, याद रखना। बेसिकली साउथ वाले जो देश हैं, साउथ वाले जो स्टेट्स हैं ना वो फ्रंट रनर में आते हैं। साउथ वाले लोग थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं करते। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? अब आते हैं 2023 की एक जर्नल, एक रिपोर्ट छपी थी एक बहुत ही फेमस जर्नल में, एक मैगजीन में, जिसका नाम है बायोसाइंस जर्नल। और बायोसाइंस जर्नल में वो जो रिपोर्ट छपी, और इस रिपोर्ट का टाइटल था इंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी। मतलब ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ से हम, ऐसे टेरिटरी में हम जा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम जाने वाले हैं जहाँ से हम फैमिलियर नहीं है। ठीक है, तो इंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी ये एक रिपोर्ट है, इसका तुम इसको भी मेंशन कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, जब उस तरीके के सवाल आए। ठीक है, और ये छपी है बायोसाइंस जर्नल में। ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि धरती के 35 वाइटल साइंस होते हैं। 35 वाइटल साइंस, समझो, धरती के 35 वाइटल साइंस होते हैं। ठीक है, 35 वाइटल साइंस जो कि क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उस 35 वाइटल साइंस में 20 साइन जो है वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है, वो अपने एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया कि कुछ सरकारें फॉसिल फ्यूल में सब्सिडी दे करके जो एनर्जी कॉस्ट है उसको आर्टिफिशियली रिड्यूस कर रही है। ये वाला पॉइंट तुम बोलोगे भैया इससे समस्या क्या है? समस्या है, अगर सरकार सब्सिडी के माध्यम से फॉसिल फ्यूल में सब्सिडी देगी तो एनर्जी कॉस्ट कम होगा, तो लोग ज़्यादा एनर्जी बर्बाद करेंगे, लोग ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेंगे। तो जिसके घर में पंखा चलता था वो एसी लगा लेगा, है कि नहीं? तो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो रिपोर्ट छपी बायोसाइंस जर्नल में, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि 35 में 20 साइन अपने एक्सट्रीम पे है, और कई सरकारें फॉसिल फ्यूल में सब्सिडी दे करके आर्टिफिशियली एनर्जी कॉस्ट को कम कर रही है। एक होता है डिमांड एंड सप्लाई के वजह से कम बेसी होना, और एक होता है आर्टिफिशियली कम होना। तो ये कर रही है। तीसरा कहा गया कि अगले 5 सालों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल का मतलब है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम अगले 5 साल में अचीव कर लेंगे, जिसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ख़राब होगा। याद रखना, मैंने तुमको आईपीसीसी का 6th असेसमेंट रिपोर्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि वो कह रहा है कि 50% चांस है कि 2040 तक हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टारगेट को पार कर दें, जिसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है कि 21st सेंचुरी के ख़त्म होने तक, मतलब 2100 के ख़त्म होने तक 3 से 6 बिलियन लोग अपने आप को पाएंगे कि वो 3 से 6 बिलियन लोग पाएंगे कि धरती अब उनके रहने के लायक नहीं है। धरती उनके रहने के लायक नहीं है का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा हिट का सामना करेंगे, खाने की कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो उनको वो पाएंगे कि धरती अब उनके रहने के लायक हैबिटेबल नहीं है। 3 से 6 बिलियन लोग, समझ पा रहे हो? और पिछले 50 सालों में हमने 100 ppm कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड किया है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है। इसमें तुमको
बस कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि जब तुम आंसर लिखो ना तो एक सॉलिड आंसर लिख पाओ, बेहतर आंसर लिख पाओ। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो बायोसाइंस जर्नल में छपी ये रिपोर्ट जिसका टाइटल है इंटरिंग अनचार्टेड टेरिटरी, क्या क्या कह रहा है मैंने तुमको बता दिया कि 35 में 20 साइंस जो है वो अपने एक्सट्रीम पे हैं। अगले 5 सालों में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल हो जाएगा। सरकारें फॉसिल फ्यूल में सब्सिडी देके आर्टिफिशियली एनर्जी कॉस्ट को कम कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमने तुमको ये भी बताया कि आने वाले 21st सेंचुरी ख़त्म होने तक 3 से 6 बिलियन लोग पाएंगे कि धरती उनके रहने के लायक नहीं है। पिछले 50 सालों में हमने 100 पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, 100 पीपीएम कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर में ऐड किया है ना, इतना हमने पढ़ा। अब हम आते हैं भाई वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक को रिलीज कौन करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। इंटरनेशनल, तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें तुमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस तुमको उसमें एक काम की चीज़ें याद रखनी है कि 2030 तक इंडियाज इंडस्ट्री 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि भारत इतने सारे सोलर प्रोजेक्ट्स को में जो है इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसी की वजह है कि 2030 तक भारत की जो इंडस्ट्री है, और मोदी ने भी कहा है कि 50% इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर एनर्जी से जनरेट करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप 2030 तक ऐसा वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कह रहा है, जिसको कि IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है पब्लिश करती है, वो कह रहा है कि 2030 तक भारत जो है 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। तो बस ये पॉइंट याद रखो, ये दोनों पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी लिख सकते हो, देख सकते हो कि इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है वो अगले 30 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। समझ में आ रहा है? तो भारत की एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में तुम बोल सकते हो कि भारत को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने आप को एनर्जी प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाए, क्योंकि भाई नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए। इतना एनर्जी डिमांड दूसरे देशों से लेके कैसे पूरा करेंगे? फिर हमको फॉसिल फ्यूल और ज़्यादा जलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भारत को बहुत ज़रूरी है कि भारत जो है सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करे। ठीक है, और भारत कर भी रहा है। लोगों को लगता है मोदी बस विदेश घूमने जा रहे हैं, विदेश घूमने नहीं। मोदी लोगों को पता नहीं है, 2015 में मोदी ने ISA को किया प्रपोज, 2018 में मोदी ने ओसवोक को प्रपोज किया, वन सन वर्ल्ड वन वर्ल्ड ग्रिड। तो लोगों को ये समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस को वोट देंगे तो मुस्लिम के फेवर में आएगी, बीजेपी को वोट देंगे हिंदू के फेवर में आएगी। लोगों को नहीं पता कि सरकार क्या काम कर रही है, कहाँ जा रही है, कौन सा डील साइन कर रही है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होंगे, क्या रिपोर्ट आ रही है, नहीं आ रही है। ये सब लोगों को मतलब नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट खुद कह रही है कि अगले आने वाले 2030 तक जो है भारत 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि भारत रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, लेकिन लोगों को लेना देना नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी से। उनको तो चुपचाप इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, बस मिल रहा है, मज़े में है। उनको नहीं पता कि आने वाली जनरेशन कितना समस्या का सामना करेगी अगर फॉसिल फ्यूल को रोका नहीं गया। बायोसाइंस जर्नल ने क्या कहा, उस रिपोर्ट ने क्या कहा? उसने कहा कि इस 2100 होने तक धरती 3 से 6 बिलियन लोगों के रहने के लायक होगी ही नहीं। मतलब हमारे बेटे या उसके बेटे के बेटे, हमारे ही बेटे समझ लो, या उसके बेटे के बेटे, हमारा पोता जो होगा वो धरती में नहीं रह सकता। उसके लिए दूसरा प्लेनेट में व्यवस्था बंद करना पड़ेगा लगता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें इतना ही। इसका और एक आखिरी वीडियो होगा जो कि क्लाइमेट चेंज को कवर कर देगा मेरे भाई। और आखिरी वीडियो अभी के लिए, अब कल कोई नया डेवलपमेंट हो गया तो फिर उसमें एडिशन होगा टॉपिक्स, तो फिर बढ़ेगा, है ना।